हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम जितने भी क्वेश्चंस इसमें ला रहे हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो आप जो है अच्छे से मन से पढ़ाई करें और अपना रिवीजन करते रहें, क्योंकि जैसे ही यह महामारी पूर्ण रूपेण खत्म होगा फ्रेंड्स, वैसे ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। तो अगर आप पहले से तैयार रहेंगे, अगर पहले से आपकी तैयारी अच्छी होगी, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसके लिए आप जो है प्रत्येक दिन मेरे साथ आप रिवीजन करें, तो आप जो है फ्रेंड्स अच्छा से रिवीजन कर पाएंगे और अपना एग्जाम में जो है स्कोर भी आपका बेहतर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन लिए हैं ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 28/3/2016 शिफ्ट 3, इसका ये क्वेश्चन है। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें से जो है इसका शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन ही जो है रिवीजन करें, इससे जो है आपका एग्जाम में अच्छा स्कोर होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है फ्रेंड्स, ये है कोशिका। कोशिका सेल को जो है हम लोग जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इस चीज़ को आप याद रखें, कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। और कोशिका में जो है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स? तो स्लाइडेन और स्वान। ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से जान रहे हैं तो आपको जो है एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, 76 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है? तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। यहाँ 4 प्रकार की मिट्टी दी गई है और किसमें जो है न्यूनतम छिद्र होते हैं ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब बिल्कुल फ्रेंड्स आप निश्चित होकर पढ़ें, बिल्कुल चेहरे पर टेंशन नहीं होनी चाहिए। जो भी पढ़ें मन से पढ़ें, आपका एग्जाम में बेहतरीन होगा। तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चिकनी मिट्टी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स, ये जो है इसे कली मिट्टी भी कहते हैं और मिट्टियों का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहा जाता है। इस चीज़ को आप जानें कि मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहता है? पेडोलॉजी। और यहाँ से एक चीज़ आप इस चीज़ को याद रखें फ्रेंड्स, कि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न और देखते हैं क्या प्रश्न है। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी के मायने में थोड़ा सा कम है इसका वैल्यू। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये होगा ऑप्शन बी। उस समय का ये करंट अफेयर्स रहा था। ये जो है पिया उत्सबेक है इसका आंसर फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चाणक्य का एक अन्य जो नाम था फ्रेंड्स, ये था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और चाणक्य को ही जो है हम लोग कौटिल्य कहते हैं। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे ये जो है कौटिल्य। इनका फ्रेंड्स एक पुस्तक है अर्थशास्त्र। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए कि अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो ये लिखे थे कौटिल्य ने। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है ये भी प्रश्न पूछा गया था। ये जो है राजनीति से इसका संबंध था और कौटिल्य रहते थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न और देखते हैं क्या है। प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको जरूर आने चाहिए फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न अच्छे हैं। आप अच्छे से अगर एग्जाम में स्कोर करना चाहते हैं तो ये सारे आप पढ़ के जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करते रहें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो ये किया था फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में इन्होंने जो है राजा राम मोहन राय ने किया था ये ब्रह्म समाज की स्थापना। और एक पूछा था फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? ये किया था दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और महात्मा गांधी के द्वारा कई आंदोलन चलाए गए हैं, काफ़ी फेमस पर्सन रहे हैं, तो इसे आप अच्छे से जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो आपको इसका आंसर बताना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए
तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। यहाँ कृष्ण लिखा हुआ है, ये कृष्णा नदी है, इस चीज़ को देखें। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? ये पश्चिमी घाट से जो है महाबलेश्वर के समीप से ये नदी निकलती है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। पश्चिम बंगाल का फ्रेंड्स ये जो नदी है दामोदर नदी को जो है शोक नदी कहा जाता है। और इसका जो है कह सकते हैं उद्गम स्थल कहाँ से, ये दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलता है। तो यहाँ से आप ये सारे चीज़ को याद रखेंगे और इस तरह क्वेश्चन को रिलेटेड करके अगर याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को रिलेट करके अगर याद रखते हैं तो आप बहुत दिन तक क्वेश्चन को याद रख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सोचिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, नामी पर्सन व्यक्ति उनके पिता का नाम पूछा जाता है, तो आप यहाँ से जरूर इस सब क्वेश्चन को देख के जाएं। तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? जानकी नाथ बोस, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और सुभाष चंद्र फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और सिंगापुर में जो है इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था जिसका नाम था पार्टी का जो नाम था फ्रेंड्स मैं बता दूं आज़ाद हिंद फौज। याद आ गया फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इसने की थी। तो ये सारे प्रश्न को आप जो है ध्यान से देख करके ही जाएं, तो आप यहाँ से फ्रेंड्स जो है आप एग्जाम में अच्छा स्कोर जरूर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं 82 नंबर, निम्नलिखित में से मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो चलिए बताइए मुक्केबाजी के लिए जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो यहाँ से फ्रेंड्स बता दूं इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह, इसका सही आंसर होगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है खेल प्रशिक्षक के क्षेत्र में, खेल प्रशिक्षक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ से आप देख लें। और ये गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसकी प्रारंभ कब हुई थी, कब से देना शुरू हुआ था? तो ये 1985 ईस्वी से। और इस पुरस्कार का जो वैल्यू है फ्रेंड्स, जो मान होते हैं रुपये में, वो 5 लाख रुपये होते हैं। तो ये सारी चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर को मैं बता देता हूँ कि जो है उत्कृष्ट नोबेल धातु फ्रेंड्स, उत्कृष्ट नोबेल धातु हम लोग उस धातु को कहते हैं जिस पर जो है वायुमंडल का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, जिसे सोना और चांदी का नाम आपने जरूर सुना है। तो ये जो है चांदी इसका सही आंसर होगा। नोबेल धातु इसे कहा जाता है। एक होता है नोबेल गैस जिसको अक्रिय गैस कहते हैं, आर्गन, जेडन, रेनन, क्रिप्टन, हीलियम, नियोन, ये सभी जो है नोबेल गैसें होते हैं। लेकिन नोबेल धातु जो है फ्रेंड्स ये है चांदी और सोना, प्लेटिनम, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 84 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो उस समय का यह करंट अफेयर्स था फ्रेंड्स, तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिग हीरो। इसमें आपको एक चीज़ जरूर जानना चाहिए फ्रेंड्स कि जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा का क्षेत्र का यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है और ये जो है अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, अमेरिका के द्वारा। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इसकी शुरुआत हुई थी 1929 ईस्वी में, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 85 में प्रश्न है, आप देख सकते हैं। प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का जो है था? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, ये टाइटैनिक जो है जहाज था काफ़ी फेमस और ये जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे, लेकिन जो है इनका दुर्घटना हो गया था और ये जो है पूरी तरह से समुद्र में डूब गया था। हिमशैल जो होता है फ्रेंड्स, जो समुद्र में जो बर्फ होते हैं उसी से टकराया और ये जो है धाराशाही हो गया समुद्र में। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे और ये था ग्रेट ब्रिटेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हैं 86 में प्रश्न है मारियाना ट्रेंच, जिसे हम लोग मारियाना गर्त भी कहते हैं, तो ये जो है किस महासागर में स्थित है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा प्रशांत महासागर। मैं बता दूं कि सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है और ये मारियाना ट्रेंच जो है मारियाना गर्त इसी में पाया जाता है, जिसकी कुल गहराई अगर पता करें फ्रेंड्स तो ये जो है 11,022 मीटर है इसकी कुल गहराई। और यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे।
मेरियाना गर्त। और सुंडा गर्त फ्रेंड्स एक और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुंडा गर्त जो है किस महासागर में पाया जाता है, तो ये हिंद महासागर में पाया जाता है सुंडा गर्त। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेपीज। और ये हड्डी जो है फ्रेंड्स स्टेपीज कान में पाई जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। हड्डियों के अध्ययन को जो है ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। और सबसे बड़ी हड्डी जो है जांघ में पाया जाता है, इसे फीमर की हड्डी कहते हैं। सबसे बड़ी हड्डी यह होती है। मनुष्य के शरीर में कुल जो है 206 हड्डियाँ होती है। लेकिन जब वो मनुष्य फ्रेंड्स कह सकते हैं 18 वर्ष पहले उम्र हो, अगर 8 से 10 साल उम्र हो, तो उसके शरीर में जो है 208 हड्डियाँ होती है। इस चीज़ को भी आप देखें और समझें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर प्रश्न है, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स मैं बता दूं कि पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी है वो है हमिंग बर्ड। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। फ्रेंड्स सारी पक्षियां आगे उड़ती है, लेकिन एकमात्र ऐसा पक्षी जो कि विचित्र कह सकते हैं आप, जो ये पीछे की ओर उड़ती है। और ये संसार का जो है सबसे छोटा पक्षी भी इसे माना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग होता है। फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा गया कि कीवी जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? जैसे हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर कहते हैं, तो कीवी जो है किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो है राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आप शुरू से अंत तक वीडियो देखें, जरूर जो है आप अपने आप में परफेक्ट हो पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर प्रश्न और देख लेते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑक्टोपस के खून का जो रंग होता है ये होता है नीला। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। और मैं बता दूं फ्रेंड्स ये ऑक्टोपस जो है समुद्री जीव है। और यह जो है अपने कह सकते हैं कि ऑक्टोपस का जो शरीर होता है ये 3 भागों में बटा होता है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखें। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर आने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक कह सकते हैं घनी आबादी वाला जो शहर है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सिडनी। और ये जो सिडनी है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का एक नदी है, डार्लिंग नदी। डार्लिंग नदी के किनारे ही सिडनी बसा हुआ है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए 91 नंबर प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या। प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इसका आंसर होगा बंगलुरु होगा। और इसी में बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को फ्रेंड्स राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया? तो इसका आंसर आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। किस खेल को जो है ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन सी, बेसबॉल। बेसबॉल को जो है ओलंपिक से हटा दिया गया है। तो इसे आप ध्यान से देख लें। और एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ से फ्रेंड्स कि ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी, आधुनिक ओलंपिक खेल, ये 1896 से कह सकते हैं इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ से आप देख लेंगे ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में LAN का क्या तात्पर्य है? ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसे ध्यान से जरूर देखें। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो LAN का होता फुल फॉर्म कह सकते हैं फ्रेंड्स, ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लोकल एरिया नेटवर्क। और कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। इस चीज़ को भी आप ध्यान से देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की?
तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बर्जीलियस, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। तो इस चीज़ को आप याद रखें। और जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया था, लुईस पास्चर ने जो है तो ये जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ें और रिलेट करके क्वेश्चन को जो है रिलेट करके जितना पढ़ेंगे उतना आप जो है अच्छे से याद रख पाएंगे। चलिए 95 नंबर प्रश्न तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सूर्य के द्वारा। इस चीज़ को आप याद रखें फ्रेंड्स। सूर्य जो है कह दूँ ये ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य के चारों तरफ ही जो है सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य का अनुमानित उम्र जो है 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष सूर्य का उम्र हो चुका है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर प्रश्न है ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। ONGC का जो है मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देहरादून। उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून उसी में जो है इसका मुख्यालय है ONGC का, जिसे आप याद रखेंगे। और ये विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में है, समुद्र के किनारे है। चलिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। 97 में प्रश्न है रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं। ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न है, तो आप इसे जरूर देख लें। रॉबर्ट गालब्रेथ को जो फ्रेंड्स कह दो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, JK रोलिंग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, JK रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न। और 98 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये जुड़ा हुआ है बैडमिंटन से। और फ्रेंड्स बैडमिंटन से बहुत सारे कप होते हैं जो खेल से जुड़ा हुआ है। नारंग कप, चड्ढा कप, अमृत दीवान कप, तो ये सारे जो कप हैं सभी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए यह प्रश्न, आपको जरूर आना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सूर्य की जो ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो ये होती है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, परमाणु संलयन से। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जो है हाइड्रोजन और हीलियम के जो है परमाणु आपस में संलयन करते हैं, मिलते हैं, जिससे जो है विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को जो है ध्यान से देखें। चलिए 100 नंबर प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। कौन सा शहर जो है वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा चंडीगढ़, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। वास्तुकला की दृष्टि से है चंडीगढ़ कह सकते हैं नियोजित शहर है। और मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है। और हमारा जो है राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो ये भी बेंगलुरु में है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ को याद रखेंगे, अच्छा से आप पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स 101 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न है सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। सबसे बड़ा स्तनपायी, तो ये होगा आंसर ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। ब्लू व्हेल जो है फ्रेंड्स ये जो है सबसे बड़ा स्तनपायी होता है। समुद्र का जो है बड़ा जानवर कह सकते हैं आप, ये है एक तरह से है, तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है शब्द विषुव संदर्भित करता है। तो बताइए कि विषुव जो है क्या संदर्भित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट देना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा शब्द जो विषुव है ये कह सकते हैं कि एक तरफ से जो है दिन और रात, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इसी को जो है विषुव से जो है संदर्भित किया जाता है। और फ्रेंड्स पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। इस चीज़ को आप ध्यान दें, इसी के कारण जो है हमारा मौसम परिवर्तन होता है, दिन और रात होते हैं पृथ्वी के आपस में घूर्णन के कारण। तो ये सारे क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या है। तो चलिए
प्रश्न आ चुका है, तो आप जो है चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ से, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। 103वां प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थर ट्रांसले। दोस्तों मैं बता दूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो है सजीव और निर्जीव वस्तुओं का जो है अध्ययन होता है, और इसी को जो है पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, और इसी को जो है परिभाषित किया था आर्थर ट्रांसले ने। चलिए फ्रेंड्स 104 नंबर क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है। तो चलिए बताइए क्या हुआ इसका आंसर। दुनिया में बोली जाने वाली जो है दूसरी सबसे बड़ी भाषा क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन बी, स्पेनिश। स्पेनिश जो है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, और सबसे बड़ी भाषा जो है सबसे अधिक लोग बोलना पसंद करते हैं दुनिया में, तो फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए होगा सही, मैंडारिन। चीनी मंदारिन होता है, कहीं कहीं ये मैंडारिन लिखा हुआ, कहीं कहीं मंदारिन है, तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा ऑप्शन। लेकिन जो है फ्रेंड्स दुनिया में सबसे अधिक जो भाषाएं बोली जाती है वो मंदारिन, यही जो ऑप्शन आप ए देख रहे हैं यही इसका सही आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 105वां प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। तो एक चीज़ मैं पहले बता दूं फ्रेंड्स, जहाँ विकास लिखा है यहाँ विकासवाद होता है। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, ये चीज़ को आप देख लेंगे। तो विकासवाद का जो सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स, ये दिया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। तो इस चीज़ को आप याद रखें, चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। और फ्रेंड्स यहाँ से आप कुछ और आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन का नाम आपने जरूर सुना होगा। इन्होंने जो है गति के नियम को प्रतिपादित किया था, जड़त्व का नियम इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ते हैं। 106 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, लाइट पेन क्या है। व्हाट इज लाइट पेन, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, लाइट पेन जो है एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स इनपुट डिवाइस हम लोग उस डिवाइस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर को जो है डेटा देता है, तो उसी को हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखें, माउस, स्कैनर, बहुत सारे मतलब होते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक जो इससे गेम खेला जाता है फ्रेंड्स, तो ये सारे जो है माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, तो ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। काफ़ी अच्छे प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 107वां प्रश्न और देखते हैं क्या प्रश्न है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। फ्रेंड्स ये एग्जाम हुआ था 2016 में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये पूछा गया है। 2016 के अकॉर्डिंग पूछा गया कि उस समय जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो उस समय जो थे फ्रेंड्स ये थे टी.एस. ठाकुर। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, उस समय का जो है टी.एस. ठाकुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 108वां प्रश्न और देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, रियाल किस देश की मुद्रा है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। रियाल जो है किस देश की मुद्रा है, ये आपको बताना है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। रियाल जो है फ्रेंड्स मैं बता दूं कि यह जो है ब्राज़ील देश की मुद्रा है, और रियाल जो है केवल ब्राज़ील देश की मुद्रा नहीं है, रियाल कई देशों में चलते हैं। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं ईरान, ओमान और कतर, और एक दो देश हैं फ्रेंड्स जिसमें जो है रियाल मुद्रा चलता है। कतर में भी जो है रियाल मुद्रा चलते हैं, तो आप यहाँ से जरूर याद रखेंगे। भारत का कौन सा मुद्रा है, तो भारत की रुपया। चीन का मुद्रा का नाम क्या है फ्रेंड्स, युआन। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 109वां प्रश्न और देखते हैं प्रश्न क्या है। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ से आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन एग्जाम में इसी प्रकार पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा इधर उधर से नहीं पढ़ना, केवल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का ही रिवीजन करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो चलिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्क्रियकरण। रासायनिक परिवर्तन में बता दो फ्रेंड्स, उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार हो जाए तो वो जो है दोबारा उस रूप में नहीं आ पाते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते को सूखना, पेड़ का पत्ता मान लेते हैं फ्रेंड्स हरा है, हरी कलर होती है, वो सूख जाती है,
तो क्या वो पत्ता सूखने के बाद जो है फिर हरी होगी? नहीं होगी। तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और एक होता है भौतिक परिवर्तन, जो कि परिवर्तन करने के बाद भी पुनः अपने रूप में आ जाता है। जैसे कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो है पानी में अगर हम चीनी को घोल देते हैं तो फिर चीनी हम अगर अलग करना चाहें तो वो अलग हो जाता है, तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन हम लोग उस परिवर्तन को कहते हैं जो कभी भी जो है अपने ओरिजिनल रूप में आ ही नहीं पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर प्रश्न, और आपको यहाँ से प्रश्न बताने हैं। चलिए प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले किसे मिला था? ये मिला था फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आप देख सकते हैं देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये मिला था, इसको कब मिला था? 1969 ईस्वी में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर प्रश्न है, किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? तो ये जो है भरतपुर पक्षी अभयारण्य किसको जाना जाता था पहले, तो ये बताना है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है इसी का नाम भरतपुर पक्षी अभयारण्य था। काफ़ी फेमस है, ये राजस्थान में है और जो है काफ़ी फेमस है पक्षी के लिए। ये पक्षी विहार है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो और बहुत फेमस है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो चलिए बताइए कि पौधे के जड़ में जब हम पानी डालते हैं तो उसको कौन वहन करता है, परिवहन उसका कौन करता है? काफ़ी अच्छे प्रश्न है। तो इसका जो परिवहन होता है फ्रेंड्स, ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। और एक चीज़ यहाँ से आप एक चीज़ और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जो फ्लोएम होता है पेड़ पौधे में जो है दो चीज़ें मुख्य होती है, जाइलम होती है, एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य क्या है, जैसे जड़ में हम लोग पानी डालेंगे तो पानी जो है पूरे मतलब पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। और फ्लोएम का कार्य क्या है मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो है पेड़ पौधे में जो भोजन बनते हैं उसके पत्तियों में, वहाँ से भोजन जो है सभी भागों तक ट्रांसफर करता है कौन? ये फ्लोएम करते हैं। तो इससे आप ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 113 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो चार ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा होगा, तो बताइए इसमें जो कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे? फ्रेंड्स भारत के बहुत कह सकते गणितज्ञ थे, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन के माध्यम से एक ही सही होगा यहाँ से, भास्कर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जो कि बिहार से रिलेटेड थे, और ये भी जो है काफ़ी अच्छे गणितज्ञ थे। इन्होंने ही जो है आर्यभट्ट ने ही दशमलव प्रणाली का जो है शुरुआत किया था, और जीरो का भी जो कह सकते हैं प्रकार से आविष्कार भी इसी ने किया था। तो यहाँ से फ्रेंड्स इस सारे क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से पढ़िए, तभी आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो पाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।